हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं अजय कुमार शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ऑनलाइन क्लासेज लेके। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कम्प्लीटली पढ़ चुके थे, ठीक है। उसमें अपन क्या है कि उसकी फिजियोलॉजी हमने पढ़ ली थी, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हमने पढ़ लिए थे और उसकी जितनी भी क्रियाएं थी पांचों के बारे में हम पढ़ चुके थे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? अपना अगला टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी मानव का श्वसन तंत्र, ठीक है। तो देखो अब हम बात करेंगे किससे? मानव के श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं साहब किसकी? रेस्पिरेशन, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है कि सब श्वसन होता क्या है, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना कि श्वसन की डेफिनेशन अगर नॉर्मल वे में हम कई बार देते हैं या अपन छोटे बच्चों की तरह देते हैं उसकी परिभाषा, तो क्या देते हैं कि सब वायुमंडल से O2 का शरीर में प्रवेश करना और शरीर से CO2 का वायुमंडल में बाहर उत्सर्जित होना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या इतना ही काफ़ी है श्वसन? नहीं, श्वसन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और ये एक जैव अपन कह सकते हैं एक विशेष प्रकार की यानी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन है, या अपन कह सकते हैं साहब ये भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है जो विभिन्न प्रकार के पार्टों के द्वारा संपन्न होती है हमारे शरीर में, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन की यदि हम बात करें डेफिनेशन की, तो केवल ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश करना और CO2 को बाहर निकालना ही नहीं होता, बल्कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? देखो क्या हमने क्या किया था इससे पहले चैप्टर में डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, यानी हम किसका उपयोग करते हैं? भोजन का। कारण कि प्रत्येक जीव को अपने शरीर की क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए प्रत्येक जीव किसका उपयोग करता है? फूड यानी भोजन का उपयोग करता है, ठीक है ना। अब सुनो, भोजन के अंदर हमने पढ़ा था सब इनमें अनेक प्रकार के क्या मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स या अपन कह सकते हैं साहब इसमें एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, समझ गए ना। यानी बृहद अणु या हम कह सकते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ये जटिल कार्बनिक पदार्थ मेनली कौन से होते हैं? देखो इनके बारे में हमने पढ़ा साहब कि ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं कौन है? प्रोटीन्स हैं। कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। और या फिर क्या है? लिपिड्स या अपन कह देते हैं फैट, ठीक है। अब सुनो, ये जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स हैं इनका क्या किया जाता है सब? इनका किया जाता है किसके द्वारा? O2 के द्वारा क्या किया जाएगा? ऑक्सीडेशन किया जाता है, या हम कह सकते हैं इनका क्या किया जाता है सब? एक तरह से ऑक्सीकरण किया जाता है। इसका मतलब कि हमारे भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनका पाचन हुआ और इनके पाचन के बाद क्या होता है सब? उन पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। जैसे देखो प्रोटीन है, डाइजेशन के बाद हमने बात की साहब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एमिनो अम्ल में। कार्बोहाइड्रेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। लिपिड्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फैटी एसिड्स एंड। अब देखो ये जो पदार्थ होते हैं इनका क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण किया जाता है। और इनके ऑक्सीकरण के थ्रू साहब किसका निर्माण होता है? एनर्जी का निर्माण होता है। ध्यान रखना किसका निर्माण हुआ? ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो नॉर्मल वे में अब समझ में आया रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है साहब? रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमारे भोजन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा की उत्पत्ति होना ही क्या कहलाएगा? रेस्पिरेशन कहलाता है, समझे ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब हम केवल ये नहीं कहेंगे कि सब ऑक्सीजन का प्रवेश करना या CO2 का निकलना, बल्कि ये तो है, लेकिन ऑक्सीजन क्या काम आई?
देखो हमने बात की, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद क्या करता है उसका, हमने क्या किया, उसको एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर लिया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल फॉर्म में हमने क्या किया, बदल लिया, किसको, फूड के अंदर जो जटिल सब्सटेंसेस थे। और इन सिंपल फॉर्म को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, या हम बोल सकते हैं फूड को किस में बदला, सिंपल फॉर्म में, और सिंपल फॉर्म में बदल के इसको क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। और अवशोषित करने के बाद इसको किस में शामिल किया जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, रुधिर धारा में। और ब्लड स्ट्रीम से इसको कहाँ पहुँचाया जाता है, सेल में। और ब्लड के साथ क्या होता है साहब, यानी सेल में पहुँच गया। अब सेल में पहुँचने के बाद वहाँ पे किससे, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के द्वारा सेल के अंदर क्या होगा, उस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हुआ। और इस तरह से अब सेल को क्या, ऑक्सीजन मिली, ऊर्जा प्राप्त हुई सेल को, और बदले में सेल ने क्या, CO2, ठीक है। तो सेल ने ब्लड स्ट्रीम से किसको, O2 को तो ले लिया अंदर, और CO2 को निकाला और इसको वापस किस में डाल दिया, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है ना। और ये ब्लड फिर क्या होता है, CO2 को लेकर कहाँ पहुँचेगा, आगे जो हम बाद में बताएंगे कि फेफड़ों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, हमारी बॉडी से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो यही होता है सब रेस्पिरेशन, ठीक है ना। अब देखो अगला पॉइंट या अगली बात आती है कि सब रेस्पिरेशन को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन के प्रकार, ठीक है। और श्वसन को हम बांट देते हैं सब दो भागों में। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होगा क्या, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल या अपन कह देते हैं बाह्य श्वसन कहते हैं जिसको। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पता है क्या होता है, हमने देखा साहब क्या कि अपन बात करते हैं ये अपनी ये नॉस्ट्रिल द्वारा और क्या प्रवेश करती है, एयर, और ये एयर आगे ठीक है, यानी ये एयर यहां से चली और यहां से चलती हुई ये वायु साहब क्या होती है, और ध्यान रखना ये वायु कैसी है, O2 युक्त। O2 युक्त वायु का शरीर में प्रवेश करना और शरीर में प्रवेश करके ये कहाँ चली जाती है, लंग्स में, यानी ठीक है, और लंग्स में O2 को उत्सर्जित किया। और यहाँ से CO2 युक्त जो एयर होती है उसको क्या किया जाता है, मैं देखो यहाँ से जो CO2 युक्त एयर है उसको हम क्या करेंगे, बाहर उत्सर्जित करते हैं। ठीक है ना। तो याद रखना, यानी एक्सटर्नल एयर या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बाह्य श्वसन का मतलब केवल ये होता है कि ऑक्सीजन युक्त वायु का फेफड़ों में प्रवेश करना वायुमंडल से, और फेफड़ों से CO2 युक्त एयर का वायुमंडल में बाहर उत्सर्जित करना। यही दोनों चीज़ें क्या, ये प्रोसेस किसके अंदर आ जाती है साहब, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर आ जाती है, जिसको हम क्या भी कहते हैं, देखो इसको हम ब्रीथिंग भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम, ब्रीथिंग, या इसको हम क्या बोल देते हैं, वेंटिलेशन भी कह देते हैं। समझ गए ना। ये बात तो हो गई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बात आई ना समझ में कि सब इसके अंदर केवल वायु का फेफड़ों में भरना, ऑक्सीजन युक्त वायु का फेफड़ों में भरना और CO2 युक्त वायु का बाहर निकलना, ये प्रोसेस आ जाती है किसके अंदर, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और इसको हम ब्रीथिंग या वेंटिलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब देखो
इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ साहब? हमने देखा कि यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये आगे श्वसनीय है, श्वसनिकाओं में इस तरह से ये क्या हो जाती हैं साहब, अनेक पार्टों में बंटती हैं। और बंटने के बाद हमने देखा साहब इनमें क्या होता है, विशेष प्रकार के छोटे छोटे इस तरह की, इनको हम क्या बोल देते हैं, एल्वियोली कहते हैं। इनको हमने क्या नाम दिया, ठीक है, एल्वियोली। देखो अब एल्वियोली होती है ये, और इसके टच में होती है क्या, ब्लड वेसल्स। ये क्या है तुम्हारी, ब्लड वेसल्स। ये क्या है, एल्वियोली। अब पता है हमने ब्रीथिंग के थ्रू क्या किया था, सांस ली थी अंदर, तो O2 युक्त जो वायु थी वो कहां तक पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई, ठीक है। यहां तक पहुंचने के बाद अब तुम्हें पता है डिफ्यूजन द्वारा, विसरण विधि द्वारा हमने देखा था कि एल्वियोली से ऑक्सीजन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आ जाती है, और CO2 अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चली जाती है, ठीक है। विसरण में क्या हुआ साहब, भाई ऑक्सीजन हमने वायुमंडल से जो सांस ली है उसमें O2 की मात्रा ज़्यादा है, तो O2 अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, इसका मतलब ये उच्च सांद्रता कहाँ थी, एल्वियोली में, निम्न सांद्रता कहाँ है, ब्लड वेसल्स में। इसका मतलब ऑक्सीजन अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ चली गई। इधर हमने देखा साहब ब्लड वेसल्स में किसकी मात्रा ज़्यादा है, CO2 की, और एल्वियोली में CO2 की मात्रा क्या है, कम है। इसका मतलब ये अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ये इधर चली जाती है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से अब ब्लड के थ्रू साहब क्या होगा, ये ऑक्सीजन आगे जाएगी और ब्लड के थ्रू आगे जाती है, और ब्लड के थ्रू आगे जाके देखो ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या है, माना कि ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल में क्या है, ऑक्सीजन आई, उस ऑक्सीजन का उपभोग सेल ने किसके रूप में, एनर्जी के, यानी ऑक्सीजन, और इसके अंदर भोज्य पदार्थ का क्या हुआ सब, ऑक्सीकरण, ATP के रूप में ऊर्जा बनी, उसको ईंधन के रूप में कोशिका ने ऑक्सीजन का उपभोग कर लिया, और ईंधन के उपभोग के बाद में वेस्ट मटेरियल भी तो बचता है, और वो वेस्ट मटेरियल क्या था, CO2। इस CO2 को उसने किस में छोड़ दिया, ब्लड में छोड़ दिया। इसका मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का कोशिकाओं में प्रवेश करना और कोशिकाओं से CO2 का फेफड़ों तक आना, ठीक है ना, और ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीकरण द्वारा ATP का निर्माण करना। ये सारी जो मैकेनिज्म होती हैं ये किसके अंदर कर शामिल की हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा, रेस्पिरेशन को बांटा कितने भागों में, 2। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सांस ली हमने, फेफड़ों में हवा भर गई और CO2 युक्त हवा को बाहर निकाल दिया, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, ओके। इसको संवातन बोलते हैं, हिंदी में ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं, संवातन। और संवातन का मतलब केवल क्या होता है, फेफड़ों में वायु का भरना और निकलना। इंटरनल रेस्पिरेशन, अब उस वायु में जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू कहाँ तक पहुंची, सेल्स तक पहुंची, सेल्स में उसको उसके द्वारा क्या है, ऊर्जा, या सेल ने उसका उपभोग किया, और उसके बाद CO2 उत्पन्न हुई, CO2 उत्पन्न होकर CO2 को बाहर निकाला। ये प्रोसेस है, ये किसके अंदर आ जाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो एक चीज़ और, अपन ने बात की थी सब कि भोज्य पदार्थ होते हैं। रेस्पिरेशन का एक फॉर्मूला तुमने सुना होगा या देखा होगा कि साहब हम हमेशा पढ़ते हैं C6H12O6, ठीक है। ये अपना क्या है, ग्लूकोज है, जो हमने खाना खाया, भोजन डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्ब किया गया, ब्लड के माध्यम से इसको कहाँ पहुंचाया, सेल के अंदर पहुंचा दिया, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन की बात बता रहा हूं। सेल के अंदर इससे कौन क्रिया करेगी, 6O2 है, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन होगा, ठीक। अपने को क्या बना, 6CO2 प्लस क्या बना, 6H2O, और प्लस हमें क्या प्राप्त हुई साहब, 36 या 38 अणु किसके, ATP के बने, किससे, एक ग्लूकोज के अणु से। ऑक्सीकरण,
और इस ऑक्सीकरण के थ्रू हमें क्या प्राप्त हुआ साहब? 36 से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त हुई, जिसका उपयोग हम हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए कर लेते हैं। समझ गए ना? तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस चलती है। अब आगे बात करेंगे हम किसकी? देखो, आगे हम बात करते हैं कि ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है ना, इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। कैसे? देखो, इंटरनल रेस्पिरेशन को हमने बांटा दो भागों में। नंबर 1 एरोबिक रेस्पिरेशन, नंबर 2 एनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ गए? देखो, एरोबिक यानी वायवीय श्वसन, एनएरोबिक यानी अवायवीय श्वसन। नाम से क्लियर हो रहा है सब? अब यहाँ वायवीय का मतलब वायु की उपस्थिति। अरे वायु की उपस्थिति का मतलब साहब क्या? ठीक है, यानी वायवीय श्वसन में O2 क्या होती है? प्रेजेंट होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में O2 क्या होती है? एब्सेंट होती है। समझ गए? तो देखो, याद रखना, मेनली जो अपने अधिकांशतः जीव हैं उनमें क्या होता है सब? वायवीय श्वसन होता है, और वायवीय श्वसन के लिए O2 की आवश्यकता होती है। तो एक चीज़ और याद रखना कि वायवीय श्वसन में O2 की आवश्यकता होती है, और इस श्वसन के दौरान जो एनर्जी बनती है ना, वो एनर्जी भी क्या होती है? अधिक मात्रा में बनती है। दूसरी बात, इस श्वसन के माध्यम से जो उप उत्पाद बनते हैं वो किसके रूप में बनते हैं साहब? CO2 के रूप में बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जबकि हम इसकी बात करें तो इसमें पहली बात तो क्या है? O2 एब्सेंट रहती है। दूसरी बात, इसमें जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी की मात्रा क्या होती है साहब? कम होती है। ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी बात कि इसमें उप उत्पाद के रूप में अत्यधिक मात्रा में क्या बनती है साहब? CO2 बनती है, और CO2 के साथ में ही क्या बनते हैं? एल्कोहल बन सकती है। CO2 के ही साथ में और क्या हो सकता है साहब? या फिर कोई एसिड बन सकता है। ठीक है ना? जैसे तुम्हें पता है, अवायवीय श्वसन को हम फर्मेंटेशन भी कह देते हैं, किण्वन भी कह देते हैं, क्योंकि ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है मेनली ये किन में होता है साहब? अधिकांशतः अवायवीय जीवाणु होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें होता है। जबकि हम बात करें एरोबिक, तो अधिकांशतः जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें मेनली कौन सा होता है साहब? एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन होता है। हाँ, हमारे शरीर में जैसे कई बार हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं साहब? वो कसरत कर रहे होते हैं, तो कई बार तुमने देखा होगा हमारी मसल्स के अंदर क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनता है। इसका मतलब लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो वहाँ पर कौन सा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हो गया साहब तुम्हारा क्या है? रेस्पिरेशन का टाइप और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे क्या कि जो रेस्पिरेशन में, चाहे वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इंटरनल रेस्पिरेशन है, इनमें हमारे शरीर के कुछ विशेष पार्ट होते हैं, और उन विशेष पार्टों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना? तो याद रखना कि श्वसन में हमारे शरीर के जितने भी अंग शामिल होते हैं या भाग लेते हैं, उनको मिलाकर हम क्या कह देते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कह देते हैं। क्या बोल देते हैं हम? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एक चीज़ और याद रखना कि रेस्पिरेशन है ना, तो जो रेस्पिरेशन के लिए भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न ऑर्गन काम में लिए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो है क्या? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगला क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में अलग अलग जीवों में अलग अलग क्या होते हैं? पार्ट हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कुछ जीव होते हैं जिनमें क्या है? जनरल बॉडी सरफेस,
यानी सामान्य शारीरिक सतह के द्वारा क्या होता है साहब, श्वसन होता है। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए अपन जैसे स्पॉन्ज हैं, ठीक है, पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन के अंदर स्पॉन्ज या पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा हैं, ठीक है, और या फिर क्या है, फ्लैटवॉर्म है। इनके अंदर क्या होता है, मेनली जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा क्या होगा, देखो क्या होगा, अपन यही मान लेते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म है या सिलेंट्रेट्स है, ये उनकी बॉडी की सरफेस है। तो ये क्या करेंगे साहब, यहाँ O2 है और ये O2 अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अंदर चली जाएगी, यहाँ CO2 बनी, इस CO2 को क्या किया जाएगा, बाहर उत्सर्जित कर दिया जाएगा। यानी श्वसन के रूप में ये अपनी बॉडी की संपूर्ण सरफेस को काम में लेते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड जो पार्ट है वो है साहब मॉइस्ट क्यूटेनियस या स्किन, आर्द्र त्वचा। ठीक है, देखा है तुमने आर्द्र त्वचा, अपन बात करें जैसे फ्रॉग, मेढक होता है सब, मेढक के अंदर तुम्हें पता है उसकी आर्द्र स्किन द्वारा क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। दूसरी बात हम करते हैं जैसे अर्थवॉर्म, केंचुआ सुना होगा, केंचुए भी में हम देखते हैं क्या होगा, उनकी ये सिचुएशन होती है साहब, और ये सिचुएशन होती है तो ध्यान रखना उसमें क्या होगा कि इधर से O2 एंट्री करती है और इधर से CO2 बनती है, वो क्या होगी बाहर। ये तो ये आर्द्र त्वचा, अगर इनकी त्वचा को ड्राई कर दिया जाए, शुष्क कर दिया जाए, तो इनका रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, ध्यान रखना, ये मर जाएंगे। ठीक है ना। ये हो गया सेकंड पार्ट। आगे देखो थर्ड पार्ट की हम बात करें, थर्ड पार्ट है इसमें क्या, ट्रैकिया। थर्ड क्या है अपने, ट्रैकिया। ट्रैकिया थे श्वास नली, और मेनली ये किन में पाया जाता है, देखो आर्थ्रोपोडा, मेनली किन में, आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा में भी क्या इंसेक्टा वर्ग होता है सब, कीट वर्ग पाए जाते हैं। और कीटों के अंदर देखो ध्यान रखना इसमें क्या होगा साहब, देखो ट्रैकिया की सिचुएशन कैसी होती है अपन बता देते हैं कि इसमें सिचुएशन ये होगी, इस तरह की ट्यूब्स होती हैं, ये स्थिति होती है, और ये ट्यूब आगे छोटी छोटी शाखाओं में इस तरह से बट जाती हैं। ठीक है, ये है क्या, ट्रैकिया, और ये कहलाती हैं ट्रैकियोल्स। क्या कहलाती हैं, ट्रैकियोल्स कहलाती हैं। और ये डायरेक्ट किसके टच में रहते हैं, ये डायरेक्ट टिश्यू या सेल्स के टच में रहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा साहब, O2 इसमें इस तरह से एंट्री करती है। ठीक है, और इन ट्रैक्यूल्स के माध्यम से प्रत्येक सेल तक क्या पहुँचा दी जाती है, एयर पहुँचा दी जाती है। ठीक है ना। अब आगे अपन बात करेंगे, नेक्स्ट है गिल्स हैं, ठीक है, और लंग्स हैं। तो देखो अपना अगर चौथा ऑर्गन देखें तो चौथे हैं गिल्स, और मेनली एक्वेटिक जलीय जीव होते हैं, या कुछ जलीय आर्थ्रोपोड्स होते हैं, कुछ मोलस्का होते हैं, ठीक है ना, कुछ एनालिड्स होते हैं। उनके अंदर क्या होगा साहब, गिल्स के माध्यम से, और मेनली पिसीज वर्ग जो होता है, मत्स्य वर्ग या मछलियाँ होती हैं अधिकांशतः, उनमें गिल्स के माध्यम से क्या होता है साहब, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है ना। और उसके बाद हम फिफ्थ की बात करें तो जैसे रेप्टाइल्स हैं, जैसे एवीज हैं, या जैसे मैमेलियंस हैं, इन सभी में ध्यान रखना क्या होते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जनरल बॉडी सरफेस द्वारा भी हो सकता है, स्पॉन्ज सिलेंट्रेट प्लेटफॉर्म, मोस्ट क्यूटेनियस फ्रॉग अर्थवॉर्म, ट्रैकिया जैसे आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा वर्ग हैं, गिल्स हैं जैसे पिसीज वगैरह हैं, कुछ मोलस्का आदि हैं, और रेप्टाइल्स के अंदर है, ध्यान रखना ये है तुम्हारे रेप्टाइल्स, एवीज और मैमेलियंस में लंग्स या फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे मेनली प्रॉपर ह्यूमन की। ठीक है, तो आगे अगले वीडियो में हम मानव के रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।